सोचिए जरा, व्यापारियों का एक ग्रुप जो भारत आया तो था सिर्फ मसाले खरीदने, और देखते ही देखते उसने पूरे देश पर ही कब्जा कर लिया। ये हुआ कैसे? कैसे एक कंपनी ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े साम्राज्य तक नहीं कर पाए थे? चलिए इसी अविश्वसनीय कहानी की परतें खोलते हैं। 43 ट्रिलियन डॉलर्स। ये रकम इतनी बड़ी है, इतनी ज्यादा कि इसे समझना भी मुश्किल है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का यही मानना है कि लगभग इतनी ही दौलत ब्रिटिश राज के 200 सालों में भारत से बाहर ले जाई गई। तो सवाल यही है कि एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी ने इतिहास की शायद सबसे बड़ी लूट को अंजाम कैसे दिया? तो असली सवाल यही घूम फिर कर सामने आता है, व्यापारियों ने बादशाहों को मात कैसे दी? आखिर उनकी कामयाबी का राज क्या था? चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 17वीं सदी में। एक ऐसा दौर जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले जहाज भारत के तटों पर पहुंचे, और उस वक्त का भारत आज के भारत से बहुत बहुत अलग था। जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, यहां शक्तिशाली मुगलों का राज था। देश में दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर राजनीतिक तौर पर यह बटा हुआ था। मतलब कई छोटे बड़े राजा नवाब सत्ता के लिए आपस में ही लड़ रहे थे, और अंग्रेजों के लिए यही फूट एक सुनहरा मौका थी। लेकिन कंपनी का रास्ता इतना आसान भी नहीं था। उन्हें बहुत जल्द एक बड़ा सबक मिला, एक ऐसा सबक जिसने उनकी पूरी स्ट्रैटेजी को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। साल 1609। कैप्टन हॉकिंस शक्तिशाली मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में खड़े हैं, व्यापार करने की इजाजत मांग रहे हैं, और उन्हें साफ मना कर दिया जाता है। ये कंपनी के लिए एक बड़ी बेइज्जती थी। इससे यह साबित हो गया कि शुरुआत में वो बस एक और छोटी मोटी विदेशी कंपनी थे, और कुछ नहीं। लेकिन फिर 1612 में हुई स्वाली की लड़ाई, ये एक छोटी सी नौसैनिक झड़प थी, लेकिन इसने सब कुछ बदल दिया। अंग्रेजों ने सिर्फ 2 जहाजों के दम पर पुर्तगाल के 4 जहाजों को धूल चटा दी। अचानक मुगलों का ध्यान उनकी तरफ गया। उन्होंने देखा कि एक नई ताकत उभर रही है। स्वाली की जीत ने कंपनी को एक बहुत जरूरी सबक सिखाया कि अगर भारत में व्यापार करना है तो लड़ना भी आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट था। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वो योद्धा बन रहे थे। और फिर आया वो पल जिसने इस कंपनी को एक मामूली व्यापारिक फर्म से कहीं ज्यादा बड़ी ताकत बना दिया। ये वो पल था जब कंपनी एक देश की तरह, एक राज्य की तरह काम करने लगी। ये हुआ 1670 के रॉयल चार्टर के जरिए। इंग्लैंड के राजा ने अचानक से कंपनी को अपनी फौज बनाने, अपने सिक्के चलाने और यहां तक कि जंग छेड़ने तक की पावर दे दी। ये एक असली गेम चेंजर था। अब कंपनी एक प्राइवेट कॉरपोरेशन थी जिसके पास एक देश जितनी ताकत थी। ये स्लाइड उनकी बदलती स्ट्रैटेजी को एकदम साफ दिखाती है। देखिए, 1686 में उन्होंने घमंड में आकर ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब से सीधी टक्कर ली और बुरी तरह हारे। लेकिन 1757 आते आते वो अपना सबक सीख चुके थे। अब सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि साजिश, रिश्वत और धोखे का इस्तेमाल किया, और नतीजा पूरी तरह से जीत। ये मौका उन्हें मिला औरंगजेब की मौत के बाद, जब मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। जैसे ही दिल्ली की पकड़ कमजोर हुई, पूरा भारत दर्जनों लड़ते झगड़ते राज्यों में बंट गया, और इसी उथल-पुथल में कंपनी ने अपना दांव देखा। और वो दांव उन्होंने खेला भारत के सबसे अमीर सूबे बंगाल पर। बंगाल को जीतना मतलब भारत को जीतना था, और कंपनी ये बात अच्छी तरह जानती थी। जिसे हम प्लासी की लड़ाई कहते हैं ना, वो असल में कोई लड़ाई थी ही नहीं। ये तो एक बहुत ही सावधानी से प्लान किया गया तख्तापलट था। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को रिश्वत दी, उसे गद्दी का लालच दिया, और जब लड़ाई का दिन आया तो मीर जाफर की फौज बस खड़ी तमाशा देखती रही। ये कोई मिलिट्री जीनियस का काम नहीं था, ये तो सरासर राजनीतिक धोखा था। प्लासी की जीत ने कंपनी को एक कठपुतली नवाब तो दे दिया, लेकिन असली इनाम मिला बक्सर की लड़ाई और उसके बाद हुई इलाहाबाद की संधि से। वो इनाम था दीवानी, यानी लाखों लोगों से टैक्स वसूलने का अधिकार। अब वो भारत के ही पैसे से भारत पर राज कर सकते थे। व्यापारी अब आधिकारिक तौर पर शासक बन चुके थे। जैसा कि इस टाइमलाइन से पता चलता है, एक बार बंगाल हाथ में आते ही उनका विस्तार बहुत तेजी से हुआ। सिर्फ 100 सालों के अंदर वो कुछ व्यापारियों से बढ़कर भारत के बेताज बादशाह बन गए। लेकिन एक कॉरपोरेशन का राज हमेशा नहीं चल सकता था। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां कंपनी के शासन का एक हिंसक अंत हुआ और एक नए दौर की शुरुआत हुई, ब्रिटिश राज की। उनकी एक बड़ी खतरनाक नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर किसी भारतीय राजा का बेटा नहीं है तो उसकी रियासत सीधे कंपनी की हो जाएगी।
ये जमीन हड़पने का एक तरीका था, जिसने झांसी जैसी कई रियासतों को भड़का दिया और विद्रोह के बीज बो दिए। और फिर 1857 में पूरे भारत में एक विस्फोट हुआ। ये किसी एक वजह से नहीं हुआ, ये दशकों से जमा हो रहे गुस्से का नतीजा था। छीनी हुई जमीनें, कमरतोड़ टैक्स और आखिर में वो अफवाह कि नई राइफल की कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों का अपमान था। बस यही आखिरी चिंगारी थी। विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने तय कर लिया कि एक कंपनियां पूरे उपमहाद्वीप पर शासन नहीं कर सकती। और बस एक कानून के साथ कंपनी का वजूद खत्म हो गया। उसकी फौजें, उसकी जमीनें, उसका सारा रेवेन्यू, सब कुछ सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। कंपनी राज खत्म हुआ, ब्रिटिश राज शुरू हो गया। कंट्रोल कम नहीं हुआ, बस हाथ बदल गया था। तो आखिर में बदला क्या? एक बेलगाम लालची कंपनी के शासन की जगह एक संगठित साम्राज्य का शासन आ गया, और इसी बदलाव ने अगले 90 सालों के लिए भारत का भविष्य तय कर दिया। एक ऐसी विरासत छोड़ी जिस पर आज भी बहस होती है।